कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसानों के हित में लागू है बीज विनिमय एवं वितरण योजना। बीएयू में शुरू हुई ग्रामीण कृषि मौसम सेवा विषय पर 3 दिवसीय वार्षिक समीक्षा बैठक। मसूर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद PL 639। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में खेती की तरक्की के लिए कृषि निदेशालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में से एक है बीज विनिमय एवं वितरण योजना। इस योजना के तहत धान, गेहूं, उड़द सहित कई अन्य फसलों की खेती के लिए अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया जाता है। किसान अधिकतम 5 हेक्टेयर खेती के लिए 50% अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। अनुदानित बीज लैम्प्स, पैक्स और अधिकृत बीज विक्रेता द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आज से ग्रामीण कृषि मौसम सेवा विषय पर 3 दिवसीय वार्षिक समीक्षा बैठक की शुरुआत हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पुणे के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर M चट्टोपाध्याय बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। इस अवसर पर बीएयू के कुलपति डॉक्टर जॉर्ज जॉन, डॉक्टर चट्टोपाध्याय सहित विभिन्न राज्यों से आए कृषि मौसम विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। ये एक समीक्षात्मक बैठक है, वार्षिक समीक्षात्मक बैठक, जिसमें देश भर के करीब करीब 130 केंद्र से 200-250 वैज्ञानिकों से ज़्यादा लोग आए हैं। अभी आज उद्घाटन था, उद्घाटन के बाद टेक्निकल सेशन चलेंगे। उसमें समीक्षाएं होंगी कि हमने अभी तक किसानों को जो सेवा दी है उसमें क्या क्या त्रुटि रह गई हैं और क्या क्या संभावनाएं हैं जिसको किया जा सकता है, ताकि पूरे देश के किसान तक हम पहुंच पाएं और किसान इस सेवा का लाभ उठा करके जो फूड सिक्योरिटी है इंडिया का, उसको और भी सुदृढ़ कर सकें। किसान भाइयों, बैगन फसल में शीर्ष एवं फल छेदक कीट लग जाए तो उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए फसल पर नीम निर्मित कीटनाशी या इंडोसल्फान नामक दवा से बने घोल का छिड़काव करें। बैगन फसल में शीर्ष एवं फल छेदक कीट लग जाएं, तो इस कीट के पिल्लू नवजात फलों को छेद करके उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और फल के गुद्दों को खा जाते हैं। इससे ग्रसित फलों का बाजार भाव बहुत कम हो जाता है। किसान भाई बैगन फसल को इस कीट से बचाने के लिए नीम निर्मित कीटनाशी दवा एक्सट्रैक्ट 5% अचूक या निमेरिन दवा 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। आवश्यकता अनुसार इंडोसल्फान दवा 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से भी उपयोग किया जा सकता है। जो किसान रबी दलहनी फसलों में मसूर की खेती करना चाहते हैं, वो इस फसल से ज़्यादा उपज लेने के लिए उन्नत प्रभेदों का चयन करें। ये उन्नत प्रभेद कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं अपने कृषि विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, मसूर की जो अच्छी किस्में हमारे प्रदेश में लगाई जाती हैं उसमें PL 639 और PL 406 बहुत अच्छी किस्म हैं और ये छोटे दाने इसके होते हैं। अगर बड़े दाने की बात करें तो DPL 62 हमारे किसान भाई लगा सकते हैं और ये प्रति हेक्टेयर 30 किलो बीज की आवश्यकता होती है। अपने राज्य में धान कटाई के लिए ज़्यादातर किसान हंसिया का ही इस्तेमाल करते हैं। किसान भाई इस काम के लिए नवीन हंसिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये साधारण हंसिये की तुलना में 26% मजदूरी की बचत तथा 27% संचालन खर्च में बचत करता है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। किसान भाई जो बेबी कॉर्न की खेती करना चाहते हैं वो HM4 या BVM2 जैसी किस्मों का प्रयोग बेबी कॉर्न के लिए कुछ कर सकते हैं। अभी हम लोग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कुछ काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से 2-3-4 साल के अंदर हम बेबी कॉर्न की कुछ और किस्मों को झारखंड राज्य को देने में समर्थ होंगे।
बेबीकॉर्न को लगाते समय किसान भाइयों को चाहिए कि करीब 60 सेंटीमीटर की दूरी पे कतार से कतार की दूरी खोलें और 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखें। या तो किसान भाई 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रख सकते हैं और 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रख सकते हैं। इससे किसान भाइयों को प्रति हेक्टेयर 1,11,000 पौधे कम से कम 1 हेक्टेयर में रखना होगा, ताकि उससे ज़्यादा वो मुनाफा। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2,350 रुपए से 2,450 रुपए, चावल मध्यम 2,550 रुपए से 2,650 रुपए, चावल उत्तम 3,650 रुपए से 4,200 रुपए, गेहूं 1,600 रुपए से 1,700 रुपए, चना 3,350 रुपए से 3,450 रुपए, दाल अरहर 6,600 रुपए से 7,200 रुपए, दाल मसूर 5,600 रुपए से 6,200 रुपए, दाल चना 3,800 रुपए से 4,000 रुपए, सरसों तेल 8,500 रुपए से 9,500 रुपए, चीनी 3,400 रुपए से 3,500 रुपए, आलू 1,800 रुपए से 2,100 रुपए और प्याज 1,600 रुपए से 1,800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहनों, कृषि समाचार में आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी का भाव और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारी और खेती बाड़ी की खबरें। आगे हम आपके लिए कई जानकारी लेकर के आएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। हाँ, तो बताइए कि हमारे किसान भाई बहनों को आज किस विषय पर आप जानकारी दिलवा रही हैं? आज हम अपने किसान भाई बहनों को जानकारी दिलाने वाले हैं, क्योंकि हमारे किसान भाई बहनें, आपको भी पता है, बहुत मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं, सब्जी हो, अनाज हो, फल हो, हर तरह की चीजें। लेकिन किसी भी चीज को उगाने के लिए सबसे जरूरी होती है मिट्टी। मिट्टी, सही बात है। तो कहीं आपका इशारा ये तो नहीं है कि मिट्टी पर ध्यान दिया जाए तभी हमें सही मात्रा में बेहतर उपज मिलेगी? और इसके लिए जरूरी है कि हम मिट्टी का कोई भी फसल लगाने से पहले मिट्टी का परीक्षण करवा लें। तो परीक्षण के लिए मृदा नमूना, मिट्टी का जो नमूना लें, उसका सही तरीका क्या हो, सही तकनीक क्या हो, वो जानना बहुत जरूरी होता है। इस विषय पर हम जानकारी लेते हैं अपने कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर कुमार सिंह जी से। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र बानो सिमडेगा आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे मिट्टी नमूना लेने की सही तकनीक के बारे में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि मिट्टी का नमूना वो क्यों लें? देखिए किसान भाई, पहले तो ये जान जाएं कि जो भी उर्वरक डाल रहे हैं खेतों में, जो भी रासायनिक उर्वरक डाल रहे हैं खेतों में, उसका सही तरीका देने का
तभी दे सकते हैं जब मिट्टी का परीक्षण अपने खेतों का करवाएंगे। और ये एक फसल चक्र जब पूरा हो जाता है तो किसान भाइयों को अपने खेतों का मिट्टी का जांच अवश्य करा लेना चाहिए। मिट्टी जांच से पहले तो ये पता चलता है किसान भाइयों को कि हमारे खेतों में कौन कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में है और किस तत्व की, रासायनिक तत्व की खेत में कमी है, तो इसकी जानकारी। दूसरा है कि हमारा मिट्टी अम्लीय है, इसका सुधार कैसे किया जाए और इसमें कितना सुधार का उपाय या जो चुनना वगैरह इसमें दिया जाए। और जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है मिट्टी जांच का, वो ये है कि जब तक हम मिट्टी का जांच नहीं करा लेंगे सही तरीके से नमूना लेकर, तब तक हमें फसल में कौन सा खाद किस मात्रा में देना है ये मालूम किसान भाइयों को नहीं चलता है, जिसके कारण किसान भाई खाद का सही तरीका से उपयोग अपने फसलों में नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मिट्टी परीक्षण और मिट्टी का जांच अपने खेतों का कराना आवश्यक है। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाई को बताएं, मिट्टी नमूना लेने के लिए वो किन किन बातों का ध्यान दें या कैसे खेत से वो मिट्टी का नमूना लें? देखिए, सबसे पहले है कि खेत का उबड़ ऊपर नीचे जो भी है उस तरीका से किसान भाई अपने खेतों का चुनाव कर ले। एक खेत में हो सकता है कि मिट्टी का रंग अलग हो, मिट्टी में पानी रखने का, सूखने का, मतलब कलर अलग हो, मिट्टी का कलर अलग बदलता है एक ही खेत में। और जैसे ऊपर नीचे का मिट्टी है तो उसमें बहुत भिन्नता आती है, तो उसको देखते हुए पहले अपने क्षेत्र का चुनाव कर लेना है कि एक तरह का होना चाहिए। जहाँ से मिट्टी का नमूना लेना है वो एक प्रकार का कलर होना चाहिए, वहाँ पानी का बहाव नहीं होना चाहिए, वहाँ पर गिल्ला नहीं होना चाहिए, वहाँ खाद्य पदार्थ पहले से दिया हुआ हो ये नहीं होना चाहिए, किसी खास पट्टी से नमूना नहीं लेना चाहिए। किसान भाई को एक खेत से 10 से 12 जगहों पर नमूना एकत्रित करना चाहिए और लेना चाहिए। सबसे पहला काम है कि जहाँ जहाँ नमूना लेने के लिए चुनाव किए हैं, सबसे पहले उस स्थान का 1 फीट बाई 1 फीट में साफ कर ले, ऊपर से जो भी घास है या और जो भी है वहाँ पर बिल्कुल साफ कर लें किसान भाई। इसके बाद नमूना हमेशा याद रखें कि 0 से 15 सेंटीमीटर करीब 6 इंच गहराई तक का नमूना एकत्रित करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर फसल जो हैं अपना पोषक तत्व इतना ही दूरी से गहराई से ले पाते हैं। इसलिए नमूना लेने के लिए किसान भाई अपने खेतों में एक खेत में 10 से 12 जगह से लें, भी आकार का अपने खेतों में गड्ढा बनाएं जहां पर भी चुनाव किए हों, और इसके बाद 2 से 3 मीटर गहराई तक खरोचते हुए ऊपर से नीचे जो गड्ढा में मिट्टी आता है भी शेप्ड में, उस नमूना को किसान भाई एकत्रित करें। 10-12 जगहों से एक खेत में ले लें, सभी नमूना को 12 जो है एक जगह मिला दें, एक साफ पेपर पर या कपड़ा पर उसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद नमूना को अब ऐसा बांटें कि लास्ट में 500 ग्राम से 1 केजी तक बचे। तो नमूना हम मिक्स करते हैं, साफ जगहों पर लेते हैं। नमूना को लेने के बाद पहले हम छाया में सुखाते। ये ध्यान देने की बात है किसान भाई, हमेशा जब भी मिट्टी का नमूना लेने के बाद सभी मिट्टी नमूना को छायादार स्थान पर सुखाएं। छायादार सुखाने के बाद सभी नमूना को एक साथ एक खेत का मिक्स कर लें, फिर आधा भाग हटा दें, आधा दो रहे, फिर उसको अच्छा से मिक्स करें, फिर आधा। इस क्रम को करते हुए जब मिट्टी लगभग आधा किलो से 1 किलो का बच जाए तो उस नमूना को हम
एकत्रित करते हैं, साफ थैला में लेते हैं मिट्टी, जो भी हो, चाहे वो पॉलीथीन हो या कपड़ा हो या जूट, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। ये नहीं हो कि पहले का प्रयोग किया हो जिसमें खाद लाए हो, नमक लाए हो, तो इस बात को ध्यान देना है। नमूना रखने के बाद अपना प्लॉट का नाम, किसान का नाम, गांव का नाम और जिला का नाम ये लिखते हुए नमूना जहां पर जांच की जाती है मिट्टी का, वहां किसान भाइयों को भेजना चाहिए। दूसरी बात है कि जब खड़ी फसल से नमूना एकत्र करना हो तो किसान भाई ध्यान दें कि जिस पट्टी में खाद डाले हो, जैसे अभी मक्का का फसल लगा हुआ है सामने, अगर मिट्टी लेना है तो दो फसलों के दो धारियों के बीच का जो स्थान है वहां से मिट्टी लेंगे और 6 इंच गहराई से लेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को और क्या बताना चाहेंगे कि ताकि वो मिट्टी का सही नमूना लेने की तकनीक के बारे में जान सके? देखिए, चलते चलते मैं किसान भाइयों से नम्र निवेदन करना चाहूँगा। पहला कि आप अपने खेतों का मिट्टी अवश्य जांच कराएं साल में एक बार। दूसरी, जब नमूना लेने जाएं तो छायेदार स्थानों से ना लें नमूना, जहां मिट्टी नाली बह रहा हो उसके बगल से नमूना ना ले, जहां गिल्ला मिट्टी हो वहां से नमूना ना ले, पहले से अगर गोबर या किसी प्रकार का खाद रखा हुआ हो वहां से नमूना ना ले, खड़ी फसल में जहां पर पट्टी में खाद दिया गया हो इन स्थानों से नमूना कतई ना ले। ये मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँ। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी मिट्टी का नमूना लेने की तकनीक के बारे में। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। वाकई शंकर कुमार सिंह जी ने जो जानकारी दी है, मुझे लगता है कि हमारे किसान भाई बहनों को उससे पूरा का पूरा फायदा होने वाला है अगर उनकी बातों पर अमल करें तो। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे किसान भाई बहन अमल करते हैं और करेंगे जी। लेकिन हमको लगता है कि अब अगली जानकारी से पहले हम छोटा सा विराम। राम राम काका, कहाँ चल दिया? अरे भाई, फसल में कीटनाशी का छिड़काव करने जा रहा हूँ ताकि फसल सुरक्षित रहे। और अपनी सुरक्षा? अपनी सुरक्षा मतलब काका, कीटनाशी का छिड़काव करते वक्त अपने शरीर को पूरी तरह ढक लेनी चाहिए, खास करके नाक, मुंह और आँख को। हाथ में दस्ताने पहनकर ही कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि काका, कीटनाशी विषैले होते हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है और इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। हाँ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिव कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों को बहुत बहुत जोहार। जोहार जोहार। किसान भाइयों, आपको भी जोहार। तो शिव कुमार जी, आज आप हमारे किसान भाई बहनों को किस चीज़ की जानकारी दिलवाने वाले हैं, जरा ये बताइए। चलिए हम बताते हैं। किसान भाइयों, यूँ तो हमारे झारखंड में हर तरह की सब्जी उगाई जाती है। अगर आप फूलगोभी की खेती कर रहे हैं तो आपको खासकर वैज्ञानिक तरीके से खेती करनी चाहिए। इससे आपकी उपज अच्छी होगी, उत्पादन बढ़ेगा और आपको भरपूर लाभ होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चलिए इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हम आपको लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास। और हमारे विशेषज्ञ हैं धनंजय कुमार। तो आइए जानते हैं उनसे। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए विशेष जानकारी लेकर आए हैं। जो भी हमारे किसान भाई फूलगोभी लगाएं उनके लिए, खास करके उनके लिए जो भी हमारे किसान भाई फूलगोभी लगाएं। किसान भाइयों को बताइए कि जो भी हमारे किसान भाई फूलगोभी लगा चुके हैं उन्हें किस तरह से अपनी खेती में ध्यान देना होगा। किसान भाइयों, झारखंड के परिवेश में और कम से कम रांची में जो है सालों भर किसान जो है वर्ष भर खेती करते हैं, पूरे वर्ष फूलगोभी की खेती करते हैं। अभी जो किसान भाई लगाए हुए होंगे तो उनको 2-3 बातों के ध्यान जाना चाहिए। एक तो कि कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है, बीमारी का प्रकोप कम होता है। दूसरा जो है कि कुछ पोषक तत्व की कमी होता है। पोषक तत्व की कमी के कारण जो है, मिट्टी में पोषक तत्व की कमी के कारण जो है जब फूल आने लगता है तो उस समय जो उनका फूल का गुणवत्ता जो है अच्छा नहीं होता है। तो उन सब बातों पर अगर ध्यान देते हैं और नमी बना करके रखते हैं तो उत्पादन जो है भरपूर होगा। तो अभी हमने बात की कि जो किसान भाई हमारे फूलगोभी लगा चुके हैं उनमें ध्यान देना होगा कीट पे, और बहुत सारी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। और अब हम बात करेंगे जो भी हमारे किसान भाई जिन्हें अभी लगाना है
वो कैसे अपने खेत के प्रबंधन के बारे में देखें या किस प्रकार के बीज का चुनाव करें? किसान भाइयों, पहले जो आप लगाए हुए हैं उसके बारे में हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि जैसे कि हम कीट की बात किए तो एक आप देखते होंगे कि पत्ती में पत्ती खाने वाला कीट आता है। शुरू में अगर हम उस कीट का नियंत्रण कर लेते हैं तो हमारा ठीक है, नहीं तो वो कीट जो है बहुत ज़्यादा फिर नुकसान पहुँचाता है। तो उसके नियंत्रण के लिए क्या है कि लार्बिन नामक दवा जो है 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें। अगर उसके साथ साथ दूसरा दवा जो है इंडोक्सा कार्ब है, इंडोक्सा कार्ब नामक दवा जो है वो भी जो है 0.75 मतलब 1.5 ml दवा जो है 2 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें, या फेम नामक दवा जो है 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करेंगे तो उस कीट से नियंत्रण हो जाएगा। उसके साथ साथ कभी कभी क्या है कि जैसे कि फूलगोभी के पत्ता में बीमारी आने लगता है, सूखने लगता है, तो उसमें जो है बवेस्टिन नामक दवा को अगर 1 ग्राम प्रति लीटर मिला करके या ब्लू कॉपर नामक दवा को 3 ग्राम प्रति लीटर मिला करके छिड़काव करते हैं तो उससे उनको मतलब नियंत्रण हो जाता है, रोग का नियंत्रण हो जाता है। उसके साथ साथ एक कमी यहाँ पर के मिट्टी में देखा गया है बोरन का और मोलिब्डेनम का। बोरन का छिड़काव फूलगोभी का फसल में किसी भी मौसम में जो आप कर रहे हैं और मोलिब्डेनम तो 3 छिड़काव जरूर करना चाहिए। बोरन का जो है 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके और मोलिब्डेनम जो है 1 ग्राम प्रति 8 से 10 लीटर पानी में मिला करके मोलिब्डेनम बोरन जैसे 1 ग्राम प्रति लीटर मिलाएं और उसमें मोलिब्डेनम जो है 1 ग्राम मोलिब्डेनम को 10 लीटर पानी में मिला करके अगर हम छिड़काव करते हैं तो जिस समय पहले आपको पता नहीं चलता है किसान भाई कि हमारा इसमें कमी है, लेकिन जब फूल आ जाता है तो फूल में देखते होंगे कि बोरन की कमी से क्या है कि फूल में सड़न आने लगता है, बीज से काटते हैं तो उसमें खोखला हो जाता है, सड़ा हुआ निकलता है और उस समय आप कोई नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए कि प्रारंभ से ही हम बोरन का और मोलिब्डेनम के कमी से क्या होता है कि मतलब फूल जो है सफ़ेद नहीं हो पाता और उसमें चावल के दाना जाना जैसा हो जाता है। तो बोरन और मोलिब्डेनम का अगर दोनों को प्रयोग करेंगे तो हमारा कीट में बीमारी का भी प्रकोप कम होगा और फूल का गुणवत्ता भी अच्छा रहेगा। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद है कि हम जैसे किस तरह का किस्म का चुनाव करेंगे। फूलगोभी में जो है कि एक बहुत आगात होता है जैसे कि गर्मी के दिनों में होता है, एक मध्यम होता है और एक पछात होता है। अब जो हम जिस फूलगोभी की बात कर रहे हैं अगर आप अभी लगाएंगे तो पछात किस्म के लगाएंगे, जैसे कि आपको अभी जो है प्राइवेट कंपनी का गिरजा करके है सेमनिस का या सुहासनी करके है सिंजेंटा के, और अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नंबर और नाम से आ रहा है। आप उसका चुनाव उस तरह से करें कि आपके एरिया में जो है इस मौसम में किस तरह का किस्म लग रहा है उसी का करें। नए किस्मों को अगर आप चुनाव कर रहे हैं तो उसको जो है मतलब पहले थोड़े से एरिया में लगावें, अगले बार जब अच्छा हो जाता है तो उसको ज़्यादा भाग में लगावें। तो आपने देखा किसान भाई जब जो लगा चुके हैं उनके लिए भी बताया था कि जो जिनके कीट हो जाते हैं उनके बहुत ही अच्छे उपचार बताएं, उनके बारे में बहुत ही अच्छी नियंत्रण करने के तरीके बताएं हमारे विशेषज्ञ ने। उसके बाद आपको बताया कि जो अब जिन्हें अब लगाना है उनके लिए चुनाव के बारे में जानकारी दी। और जब लगा चुके हैं हमारे किसान भाई चुनाव करके, और एक बात और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे बताई कि नए बीजों पर ध्यान ना दें, अगर वो अच्छा फसल दे रही उसके बाद ही उसका उपयोग करें, उसको शुरू में ना लें। अब जो हमारे किसान भाई बीज लगा चुके हैं उसके बाद उन्हें आगे किस तरह से उनका प्रबंधन करना चाहिए? पहला तो किसान भाई जैसे कि जो लगा लिए हैं और अभी या लगाने जा रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि जो नहीं लगाए होंगे तो हमारे पीछे जो है ट्रे में जो है प्रो ट्रे में जो है बिचड़ा तैयार हो रहा है। अगर इस तरह से हम प्रो ट्रे में पहला का है कि किस्म का चुनाव, अगर सही किस्म का चुनाव कर लिए तो सही बिचड़ा का उत्पादन कैसे करें। तो सही बिचड़ा के लिए क्या है कि प्लास्टिक के ट्रे में प्रो ट्रे में जो है इसमें जो है बिचड़ा उत्पादन करें तो उसमें क्या है कि आपको मिट्टी से जो बीमारी पैदा होता है वो बिचड़ा में नहीं आएगा और बिचड़ा स्वस्थ होगा और बीज भी कम लगेगा, मतलब कम बीज में आपका रुपाई हो जाएगा। उसके बाद जो है जब आप लगा दिए हैं तो उसमें निकाई गुड़ाई जो है समय से करें। जिन किसान भाई के खेत में ड्रिप लगा हुआ है, टपक सिंचाई लगा हुआ है, तो वह कोशिश करें कि अगर मल्चिंग करके और फूलगोभी का फसल लेते हैं तो उसमें तो एक तो आपको घास की समस्या कम हो जाएगा, कम पानी में आपका फसल होगा और उसके साथ साथ आप मल्चिंग करने से क्या है कि 15 से 20 दिन पहले जो है आपका फसल तैयार हो जाएगा तो उसका गुणवत्ता भी बना हुआ रहेगा। बहुत सा बीमारी जो है मिट्टी में पत्ता को सटने से जो आता है वह प्लास्टिक मल्चिंग करने से नहीं आता है। उसके साथ साथ खाद एवं उर्वरक का संतुलित
प्रयोग करना चाहिए। जैसे खाद एवं उर्वरक का बात हुआ तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। जब हम रासायनिक खाद की बात करते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की संतुलित मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि मोटा मोटी अगर आप 1 एकड़ में लगा रहे हैं तो 120 केजी नाइट्रोजन, 80 केजी फास्फोरस और 60 केजी पोटास जो है, अगर प्रति डिसमिल की बात करते हैं तो डीएपी के रूप में जो है 750 ग्राम, या एसएसपी आप डाल रहे हैं तो 1.5 किलो, पोटास जो है म्यूरेट ऑफ पोटास 500 ग्राम, और यूरिया जो है अगर डीएपी डाल रहे हैं तो 800 ग्राम, और एसएसपी डाल रहे हैं तो 1 केजी अगर प्रयोग करते हैं संतुलित मात्रा में तो उससे आपको फसल का बढ़वार अच्छा होता है। उसके साथ साथ जहाँ भी आप एक तो की सब्जी की खेती जो भी कर रहे हैं उसमें चूना का प्रयोग जरूर करें। साल में 1 बार चूना का प्रयोग कम से कम 2 से 2.5 केजी प्रति डिसमिल जरूर करें। और फूलगोभी एवं बंधा गोभी की खेती में तो अवश्य करें, क्योंकि उसमें भी कैल्शियम का कमी बहुत ज़्यादा देखा गया है, तो आप चूना का प्रयोग करें। इन सब बातों को ध्यान में रख करके अगर आप खेती करेंगे फूलगोभी का तो उसमें जो है आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा। किसान भाइयों, तो देखा आपने हमारे विशेषज्ञ ने आपको कितनी अच्छी जानकारी दी। जो भी किसान भाई हमारे फूल गोभी की खेती कर रहे हैं उनके कीट के बारे में बताया, और जो नहीं लगाए उनके बारे में बताया, और जो लगा चुके हैं वो कैसे प्रबंधन करें उनके बारे में बताया। तो हमारे विशेषज्ञों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। किसान भाइयों नमस्कार। क्या बात है, बहुत बढ़िया कि अगर फूलगोभी की वैज्ञानिक खेती करें तो हमें किन बातों का ख्याल रखना होगा, किस तरीके से देखभाल करना होगा, ये बहुत अच्छे तरीके से हमारे वैज्ञानिक तरीके से कैसे उसकी देखभाल की जाए। जी जी जी, इस विषय पर किसान भाई जानकारी लिए और हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस पर अमल करेंगे और फूलगोभी के बेहतर उत्पादन आप कर सकेंगे। तो हमें लगता है कि अब आज के अंक का समय शेष होने को है। हम आपसे इजाज़त लें उससे पहले आप कागज़ कलम उठाइए और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। हाँ, एक बात, खत लिखना भूलिएगा मत। आप अपनी समस्याओं को लिखेंगे तभी हम आपकी कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान करवा पाएंगे। हाँ, क्यों? बिल्कुल। इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार।